A very warm good morning all of you. How are you all? बेटे, मैं प्रीति शर्मा आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर और आज हम आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक का पाठ 3 पढ़ेंगे, जो इसमें हम मात्रा, शब्द और वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मात्रा के बारे में पढ़ेंगे कि मात्रा क्या है ना। तो मात्रा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मात्रा क्या है बेटे? स्वर, व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं? हम मात्रा कहते हैं। कोई भी एक व्यंजन है ना, उसके साथ अगर हम स्वर को जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मात्रा। ठीक है। जैसे एक शब्द है कै में हम आ की मात्रा जो होती है वो हम अगर लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? का। ऐसे ही क में छोटी ई की मात्रा अगर हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? की। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये जो स्वर के चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे बकरी में री बड़ी की मात्रा है, फूल में ऊ बड़े ऊ की मात्रा है, तो में ओ की मात्रा और ता में आ की मात्रा, जुराब जू में छोटे ऊ की मात्रा और रा में बड़े वो आ की मात्रा है। तो इस तरह से बेटे इन शब्दों में कुछ वो लगे हुए हैं, ये रंगीन शब्द ये क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। जो भी कलरफुल लाइन है पिंक कलर की, वो सब क्या कहलाएंगी? मात्रा कहलाती हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों के स्वर नहीं लिखे जाते। अगर है ना, हिंदी भाषा में जब हम स्वर और व्यंजन को साथ लिखते हैं तो उनमें स्वर को हम साथ में नहीं लिखते, स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं। अगर ये मात्राएं नहीं लगाई जाती तो शब्द किस तरह से लिखा जाता? जैसे हम बकरी, तो ई की मात्रा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बै कै रै ई, बकराई हो जाता है ना, वो बकरी नहीं होता, बकराई हो जाता। त ओ त आ, तो तया हो जाता है ना, आदि। तो ये कुछ ये शब्द इस तरह से क्यों नहीं लिखते? इसका कारण क्या है बेटे कि ये शब्द, अब देखो आप बकरई और एक बकरी बोलते हैं तो बकरी से एग्जैक्टली हमें समझ में आता है कि ये एक जानवर का नाम है। तो ये शब्द हम जब इस तरह से मात्रा लगाते हैं तो पढ़ने में अटपटे लगते हैं। यही कारण है कि हिंदी भाषाओं में मात्रा का प्रयोग, स्वरों का प्रयोग किस तरह से होता है? मात्रा के रूप में होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रा का प्रयोग हम, है ना, मतलब स्वर का प्रयोग हम मात्रा के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि इनसे शब्द क्या होते हैं? पढ़ने में अटपटे ना लगे, शब्दों का सही मतलब हमें समझ में आ जाए। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे आपको सभी मात्राएं दिखाई जा रही हैं। जैसे आ की मात्रा कैसे लगाते हैं और फिर किस में लगती है? कै में अगर आ की मात्रा लगा दे तो शब्द क्या बन जाता है? कान। ऐसे ही ई में छोटी ई की मात्रा लगा दे तो शब्द क्या बनेगा? किताब। फिर बड़ी की मात्रा से कील, छोटे ऊ की मात्रा से कुत्ता, बड़े ऊ की मात्रा से कूलर, र से ऋषि से कृष्णा, ए से एड़ी केशव, फिर कैलाश, कोयल और कौन। इस तरह से सभी स्वरों की मात्राएं, 11 स्वर होते हैं और ये 11 हमारी मात्राएं होती हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, वो सीधा हर एक व्यंजन में ऐड होता है ना, जुड़ा हुआ होता है। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि आ हर एक व्यंजन में मिला हुआ होता है। अब बेटे कुछ जानकारी वाली चीज़ें हैं कि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। व्यंजन को जब स्वर की सहायता के बिना लिखना हो तो उसे नीचे हलंत लगाते हैं। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जब भी हम व्यंजन के साथ अगर स्वर नहीं मिलाते, अभी मैं जो कै की मात्रा आपको बता रही हूँ, अगर कै में ए की आ साउंड नहीं होगा तो उसके नीचे क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। और ये हलंत वाले स्वर क्या कहलाएंगे? व्यंजन। हलंत वाले व्यंजन क्या कहलाएंगे? आधे अक्षर होते हैं। ठीक है। क, ख, ग, इस तरह से हम इसका उच्चारण करते हैं। अब र का प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। जैसे अब र की मात्रा है, कई बार हम ऊपर की तरफ लगाते हैं, कई बार हम नीचे, कृपा में क्या होता है? नीचे की तरफ लगता है। कृपा शब्द दिखते हैं ना, कृपा। ठीक है। और ये क्रम, ट्रेन, तो ये 4 तरीके हैं जिस तरह से क्या लगती है र की मात्रा। यहाँ आपको 3 ही बताए गए हैं,
ऊपर, कृपा में जो नीचे लगता है वो भी एक है। यहाँ पे ये अलग बता दिया, र से ऋषि की मात्रा के रूप में लगा दिया, मृग नृप है ना, तो इस तरह से भी एक रा की मात्रा लगती है। तो ये जो नीचे की तरफ बेटे क्रम में और ट्रेन में लगे हुए हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, पदेन कहते हैं। और जो ये ऊपर की तरफ लगी हुई मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। रेफ के साथ ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। कई बार क्या होता है, कोई बच्चों को अगर पता नहीं होता तो वो क्या करते हैं, र में ऊ की मात्रा नीचे की तरफ लगाते हैं, जबकि वो बेटा गलत होता है। हमेशा र में, जैसे आप कलर वाले शब्द में देखेंगे, र आधा है, फिर उसमें ऊ की मात्रा लगी है तो रू, र साइड में ऐसे थोड़ा सा निशान लग के रुई बन जाता है शब्द। ठीक है, तो रुई में जिस तरह से र में ऊ की मात्रा लगाई गई है वैसे ही हमेशा लगती है ऊ की मात्रा। और बड़े ऊ की मात्रा रूप, अमरूद है ना, इन शब्दों में जो लगती है उस तरह से साइड में लगती है र में, हमेशा कभी भी नीचे नहीं लगेगी, है ना। छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र में नीचे की तरफ ना लगकर साइड, पेट की तरफ लगती है ना, र के पेट के पास लगती है। र से ऋषि की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। र से ऋषि की मात्रा, जैसे मृग में र से ऋषि की मात्रा लगाएंगे तो वो नीचे की तरफ लगेगी। नृप में, कृपा है ना, ये शब्द इन सब में नीचे की तरफ लगती है। और है के साथ अगर र से ऋषि की मात्रा लगती है तो वो किस तरह से लगती है के इधर नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से मात्राएं लगती हैं। ये कई मात्राएं ऐसी हैं जिनका लगाने का स्थान परिवर्तित होता है। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ए जो होता है उसमें स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये बेटे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मात्रा के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, शब्द और वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, शब्द और वाक्य। शब्द क्या होता है बेटे, शब्द वो होता है वर्णों के सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। अब वर्ण क्या होते हैं, मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में हमने वर्ण पढ़ा था ना। क्या होता है वर्ण, अक्षर। वर्ण क्या है, एक छोटा, भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे व क्या है, वर्ण है। अणय, अणय क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, छ और ली, ये अलग अलग मैं बोल रही हूँ तो ये क्या हो गए, वर्ण है। और तीन वर्णों से मिलकर क्या शब्द बन गया, मछली। ठीक है, मैं, छ, ली ना। जो कह रह, जो कह रह, तो जो क्या हो गया, वर्ण। क क्या हो गया, वर्ण। र क्या हो गया, वर्ण। और इन तीनों के मेल से शब्द क्या बना, जोकर। जोकर क्या है, एक शब्द है। ठीक है, तो आपको समझ में आया वर्ण क्या होते हैं, एक इकाई, जय कै से लेके ग तक क्या है, वो सब वर्ण है। और शब्द क्या है, उन वर्णों से मिलकर एक बने एक सार्थक जिसका कोई अर्थ होता है। सार्थक मतलब जिसका कोई सही अर्थ होता है ना। और क्रमबद्ध समूह को, क्रम में लिखे हुए समूह को क्या कहेंगे, हाँ, शब्द, है ना। जैसे है चिड़िया, चिड़िया क्या है, एक शब्द है। अब ऊपर दिए गए शब्द वर्णों के सही मेल से बने हुए हैं। यदि हम वर्णों को उलट पुलट कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर अब हम इन तीनों शब्दों के वर्णों को अगर उल्टा पुल्टा लिख दें तो उससे क्या होगा, उनका मतलब नहीं समझ में आएगा। जैसे मछली है तो मछली का समझ में आ रहा है, ठीक है, कि वो क्या है, मछली एक जल में रहने वाला जीव है। और अगर इस मछली को हम उल्टा पुल्टा करके छ मैं ली लिख दे या ली छ मैं लिख दे तो क्या होगा, उसका कोई अर्थ निकल कर नहीं आएगा और वो क्या बन जाएगा, एक निरर्थक शब्द बन जाएगा या एक शब्द ही नहीं बनेगा। ठीक है, ऊपर आपने देखा चमली शब्द का अर्थ कुछ नहीं होता, अतः यह शब्द क्या है, निरर्थक शब्द है। जिस भी शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता वो क्या कहलाता है, निरर्थक शब्द। परंतु इसी शब्द के वर्णों को सही क्रम पर लिखने पर मछली शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, जल में रहने वाला एक जीव। और इसीलिए वजह से ये क्या है, एक सार्थक शब्द है। ठीक है, तो आपने क्या समझा इसमें कि शब्द के
दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द हम किसे कहेंगे बेटे? सार्थक शब्द उसे कहेंगे वर्णों के मेल से बने वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ हो। ठीक है, वर्णों के मेल से बने वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, कलम, तोता, मेंढक। ठीक है, जो भी सार्थक शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं, अलमारी, बैग, है ना, पुस्तक, बहुत सारे शब्द हैं, तो जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, मीनिंगफुल वर्ड, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, या वर्णों के मेल से बने वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। जैसे इन्हीं का हम उल्टा पुल्टा करें तो मकल, तातो और करडे में। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। अब शब्द रचना, शब्द की रचना कैसे हुई? मूल शब्द के आगे या पीछे कुछ शब्दांश जोड़े तो इससे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। मूल शब्द के अगर पहले जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग। कोई भी एक शब्द है, जैसे खुश शब्द है, उसके आगे हमने ना जोड़ दिया, ना क्या है? उपसर्ग है, तो शब्द, नया शब्द क्या बन गया? ना खुश। इसी तरह से मूल शब्द क्या है? सावधानी, वन, विख्यात, भाग्य। इनके आगे हमने, सावधानी के आगे हमने आ जोड़ा तो असावधानी बन गया। वन के आगे उप जोड़ा, उपवन बन गया। वन क्या होता है? जंगल। उपवन मतलब बगीचा। सावधानी, सावधानी से रहना, असावधानी लापरवाही करना। ख्यात के आगे वी जुड़ गया तो क्या बन गया? विख्यात, फेमस। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस जो हो। ठीक है, भाग्य के आगे दुर जुड़ गया तो दुर्भाग्य, मतलब गंदा भाग्य या बुरा भाग्य। ऐसे ही मूल शब्द के अगर बाद में कोई शब्दांश जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर के पीछे ता जुड़ गया तो क्या बन गया? सुंदरता। पढ़ के पीछे आई जुड़ा, पढ़ाई। मजदूर के आगे पीछे ई जुड़ा तो मजदूरी। धर्म के पीछे इक जुड़ा, धार्मिक। ठीक है बेटे, तो आपको याद क्या करना है? मूल शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहेंगे हम? उपसर्ग। और मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहेंगे हम? प्रत्यय। उप का मतलब होता है बेटा पहले। उप का मतलब क्या होता है? पहले। तो उपसर्ग की डेफिनेशन आप याद करेंगे। उप मतलब पहले, तो पहले जुड़ने वाला उपसर्ग और बाद में जुड़ने वाला प्रत्यय। इस तरह से आप इजी वे में आप याद कर सकते हैं। अगला आपका है बेटे वाक्य। वाक्य क्या किसे कहते हैं? वाक्य की परिभाषा क्या है? शब्द के सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वाक्य। जैसे हमने क्या किया था? शब्द का था ना, शब्द की डेफिनेशन क्या थी हमारी? वर्णों के सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द। और शब्दों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को क्या कहेंगे? वाक्य। तो इन दोनों की डेफिनेशन बहुत इजी है। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द की रचना होती है, और शब्दों से वाक्य की रचना होती है, और वाक्यों से पदों की रचना होती है। ठीक है, निम्न शब्द निशा रही पढ़ है किताब, रिया अपने घर पिताजी जा रही है के साथ विद्यालय से। ऊपर दिए गए वाक्यों में शब्दों के को सही स्थान पर नहीं रखा गया है। इस कारण इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब ये दो वाक्य मैंने आपके सामने पढ़े, पर उनमें आपको कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया ना। अब इन्हीं वाक्यों को मैं इस तरह से पढ़ूं कि निशा किताब पढ़ रही है, रिया अपने पिताजी के साथ विद्यालय से घर जा रही है, तो आपको समझ में आ गया। तो ये क्यों समझ में आया और ये क्यों नहीं समझ में आया? इसका कारण बेटा ये है कि ये शब्दों का सार्थक और क्रमबद्ध समूह नहीं हो पा रहा है। ये शब्द मतलब क्रमबद्ध नहीं है, और इसी वजह से इनका अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। जबकि ये एक सार्थक अर्थ बता रहे हैं और सही क्रम में लगे हुए हैं, इसीलिए ये क्या है? वाक्य हैं, और ये निरर्थक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में निशा और रिया
इन वाक्यों में निशा और रिया के काम के बारे में बताया जा रहा है। निशा पढ़ रही है और रिया घर जा रही है। दोनों वाक्यों में ही उनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसलिए दोनों वाक्य क्या हैं? सार्थक वाक्य हैं। वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही क्रम में रखना जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है सही क्रम में वाक्यों को, शब्दों को रखना, क्योंकि हम अगर शब्दों को सही क्रम में नहीं रखेंगे, उनका क्रमबद्ध नहीं होंगे वो शब्द, तो उनका अर्थ निकल कर नहीं आएगा। ठीक है बेटे, वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से? या ये कह सकते हैं हम वाक्य के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है बेटे? जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे क्या कहेंगे हम? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहेंगे? विधेय। इसको आप एक उदाहरण से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डेफिनेशन से तो आप कंफ्यूज हो गए कि किसके बारे में क्या बात कही जा रही है। ये बहुत ही सिंपल है बेटे। उद्देश्य क्या होगा? जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है। अब उदाहरण देखो, धोबी कपड़े धो रहा है। अभी यहाँ पे बात किसके बारे में कही जा रही है? धोबी के बारे में। क्या बात कही जा रही है? कि वो क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। तो यहाँ पे धोबी तो क्या हो गया? उद्देश्य, और कपड़े धो रहा है क्या हो गया? विधेय। ठीक है। मोर नाच रहा है तो, या मोर आंगन में नाच रहा है तो मोर क्या हो गया? उद्देश्य, और आंगन में नाच रहा है विधेय। आप सिंपल से ये ध्यान रख लीजिए, उद्देश्य हम वाक्य में कर्ता को कहते हैं। वाक्य की रचना तीन चीज़ों से होती है, कर्ता, क्रिया और कर्म। ठीक है। और एक अन्य होता है। तो ये कर्ता जो होता है बेटा, वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और कर्ता के बारे में जो कुछ बात कही जाती है वो सारा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो इस तरह से बेटी आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है। आप एक बार फिर से को रिपीट कीजिए। वर्ण समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। वर्णों के मेल से बने वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। शब्द के सार्थक समूह को क्या कहेंगे हम? वाक्य। बेटे ये चारों डेफिनेशन है ना, आपके पांचों पॉइंट आपको लर्न करने हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आंसर्स बनकर आते हैं। तो आज ही मैंने कल भी आपको एक पुस्तक की PDF सेंड की थी आपके चैप्टर की, तो भी मैंने आपको कहा था कि डेफिनेशन लर्न करो। जब भी मैं आपका चैप्टर सेंड करती हूँ तो उसकी रीडिंग अच्छे से करा करो बच्चे, और उसके अंदर जो भी है ना मुख्य बिंदु हैं, डेफिनेशन है, उनको आपको साथ के साथ लर्न करनी चाहिए। तो अब आपको क्या काम है? होमवर्क क्या है आपका? ये एक बार फिर से कि पांचों पॉइंट आपको लर्न करने हैं और इस चैप्टर को एक बार दोबारा से रीड करना है। ठीक है बेटे? ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में बेटे आपको मौखिक और लिखित प्रश्न जरा सोचो और बताइए, और योगात्मक मूल्यांकन वाले जो प्रश्न हैं वो सिर्फ नोटबुक में करने हैं। बाकी जो बुक में लिखे हुए प्रश्न हैं वो आपको बुक में ही फिल करने हैं। अब कई बच्चों के पास बुक नहीं है, अवेलेबल नहीं है, या अभी आई नहीं है, वो बच्चे अपनी नोटबुक में कर सकते हैं ये क्वेश्चन। पर जिनके पास बुक है उनको बुक में ही फिल करने हैं। ओके बेटे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।